ओके। हाय एवरीवन। नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक से, दैट इज ऑल द डिस्टेंसेस। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस, फिर एक लाइन और प्लेन के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, बहुत आराम आराम से अपन पढ़ेंगे। मैं आपको सबसे आसान चीज पहले कराऊंगा, दैट इज अ पॉइंट एंड अ प्लेन के बीच का डिस्टेंस। तो लिखिए मेरे साथ, ऑल द डिस्टेंस जो भी होंगे आज अपन पढ़ने वाले होंगे। एंड मेजरली अपना सारा टॉपिक्स आज कवर हो जाए, कल से अपन फिर प्रैक्टिस इसकी स्टार्ट कर देंगे। तो लिखिए डिस्टेंस बिटवीन a point एंड अ प्लेन। एक पॉइंट और प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे निकाला जाएगा, वो निकालते हैं। देखिए प्लेन की इक्वेशन क्या होती है। प्लेन की इक्वेशन होती है, प्लेन को वैसे पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड नोटेशन होता है कि अपन उसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लेन की इक्वेशन होती है इस तरीके से। आप स्क्रीन पे देखिए, मेजरली आपको मैं वीडियो कैमरा पे अभी कुछ भी शो करके नहीं दिखाना चाह रहा। ठीक है, जब दिखाने का मौका आएगा अपने पास लाइंस के बीच का डिस्टेंस, स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस, तब मेरे को आपको थोड़ा सा शो करके दिखाना पड़ेगा मार्कर वार्कर से। मार्कर कहाँ गया सर। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। और पॉइंट जो है वो हम मान लेते हैं x1 कॉमा y1। तो पॉइंट और प्लेन के बीच की दूरी निकालनी है अपने को। क्या निकालनी, पॉइंट और प्लेन के बीच की दूरी। इतना आसान है ना कि मैं आपको बताकर छोड़ दूंगा। सो दिस इज द प्लेन, और इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है, ये रहा पॉइंट ओ। पॉइंट ओ से आपको इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो ये ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर अपन निकालना चाहेंगे, या पी मान लो इसको, तो कैसे निकालेंगे। अच्छा देखते हैं किसको ये चीज याद है। लाइन का, ये रही लाइन, लाइन का पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमें निकालना, ये रहा x1 y1 पॉइंट। तो अगर हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो लाइन का पॉइंट से, तो कैसे निकालते थे, किसी को याद है। लाइन अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी हो, तो अपन क्या करते थे, पॉइंट को लाइन पे रख देते थे। ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितने लोगों को याद है पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, सबको याद होगा। जो भी सिंसियर बच्चा होगा, थोड़ा सा भी सिंसियर होगा, उसको याद होगा। पॉइंट को लाइन पर रख देते थे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते थे, है ना। ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी करनी है आपको। ये पॉइंट को इस प्लेन पर रख देना है। ये प्लेन की इक्वेशन जो है दैट इज, प्लेन की इक्वेशन जो है दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो पॉइंट को प्लेन पे रख दो। तो x1 कॉमा y1 को अब अगर अपन प्लेन पे रखेंगे, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस एकदम सेम, जैसा लाइन था वैसे ही प्लेन। तो कुछ याद करना पड़ रहा है नहीं, कुछ भी याद नहीं करना पड़ रहा, जैसा पहले था वैसा भी। तो इसको अपन इग्नोर करेंगे, जो चीजें याद नहीं करनी है आपको, इग्नोर दैट, बिकॉज दैट इज नेचुरली गोइंग टू फिट इनसाइड योर ब्रेन। सर इसमें जेड का कोफिशिएंट से नहीं करेंगे क्या डिवाइड? अरे यार सर, अच्छा याद दिलाया। यहाँ पे सी स्क्वायर भी आएगा ना, मेरे से गलती से मिस्टेक हो गया, मैंने उसको मिस कर दिया। ऑफ कोर्स करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा। तो अपन ने अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें कुछ भी अपने को याद नहीं करना पड़ा, हमको सब पहले से आता था। ठीक है, नथिंग टू मेमोराइज टिल नाउ। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन सॉरी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स करो। डिस्टेंस बिटवीन, देखो ये सारे सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, इसमें अपने को कोई भी तकलीफ नहीं जाने वाली। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, टू पैरेलल प्लेन्स लिखेंगे, क्योंकि प्लेन जरूरी नहीं कि पैरेलल हो। टू पैरेलल प्लेन्स। तो आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हो, आप लोग समझ गए होंगे, जैसा दो लाइंस के बीच की दूरी होती थी वही प्लेन्स के बीच की दूरी होगी।
कोई भी बच्चा मुझे बताना चाहेगा कि लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ करता है? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस सॉरी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये लाइन 1, और ए टू एक्स प्लस, समझ गए ना आप, A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो लाइंस के बीच की दूरी क्या हुआ करती थी? C2 minus C1 upon under root A square plus B square। तो अब आप मेरे को बताओ कि दो प्लेन्स के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? वही ना, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट अपॉन, है ना? तो इसको लिख डालो। ऐसे मैं एक्चुअली बोर्ड एग्जाम की बुक में चेक कर रहा हूँ, दिस इज नॉट गिवन इन द सिलेबस, ठीक है, कोई बात नहीं। अमर क्या कह रहे हो आप? x1 y1 0 होगा ना फिर z कोऑर्डिनेट? नहीं समझा मैं। सर वो ऊपर के क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन नहीं वो एग्जांपल लिया था ना, उसमें x1 y1 पॉइंट था ना, तो फिर z1 का कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अरे यार ठीक है, अच्छा समझ। आदत नहीं है ना यार ब्रेन को तीनों कोऑर्डिनेट लिखने की, इसलिए z1 होगा। अब बता दिया करो ऐसी छोटी छोटी बातों में अगर परेशानी हो तो। देखिए भाई, अपने पास दो प्लेन्स है, प्लेन नंबर 1, प्लेन नंबर 2। दोनों प्लेन्स के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है ना, दूरी निकालना है दोनों प्लेन के बीच में, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, दोनों प्लेन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज सिंपली b इज इक्वल टू, अब पहले वाले की इक्वेशन जो है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 है, और सेम इधर भी a2x। हालांकि ये चीज मैंने कभी भी नहीं देखा आपको कहीं पर भी पूछी जाएगी, इट्स नॉन एग्जिस्टिंग, है ना, बट लिखवा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। मॉड लगा देंगे, मॉड आपको पता है क्यों लगाते हैं। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। तो अगला है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन, ये लिख लो पहले। अब काम की बात, ये सब काम की बात ऐसा नहीं है कि नहीं थी बट समझ रहे हो, ऊपर वाला तो खैर फिर भी पूछा था पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस, प्लेन का प्लेन से डिस्टेंस जो है वो रेयर है। अब हम बात करेंगे अगर आगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, ये भी बहुत आसान है, लेकिन इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। कुछ बच्चे इस फॉर्मूले को रट लेते हैं, आई डोंट ब्लेम देम, फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता भी है, बट आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हम देख रहे हैं। तो हमारे पास अगर दो लाइंस है इस तरह से और दोनों पैरेलल है, ठीक है, अगर दोनों पैरेलल है तो दोनों का जीपीएस वेक्टर सेम होगा। जीपीएस वेक्टर आप लोग अभी समझदार है। पहली वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, a प्लस लैम्डा बी, a प्लस लैम्डा बी, और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, मान लेते हैं हम c प्लस लैम्डा बी, क्योंकि दोनों पैरेलल है इसलिए दोनों सेम वेक्टर के पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर भी हमने वेक्टर बी लिखा है और यहाँ पर भी हमने वेक्टर बी लिखा है, ठीक है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अब a प्लस लैम्डा बी का मतलब क्या होता है, पहली वाली लाइन जो है a पॉइंट से पास कर रही है, दूसरी वाली c से पास कर रही है। तो पॉइंट a से पास कर रही है और ये पॉइंट c से पास कर रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। कैसे निकालेंगे, कोई भी बच्चा मुझे बताना चाहेगा? एनीवन? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बहुत आसान तरीका है, आपको बेसिकली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच में, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दोनों लाइंस पैरेलल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा बी वेक्टर दोनों में, अच्छा यहाँ पे म्यू लगा दो आप, क्योंकि यार जरूरी नहीं है कि सेम कांस्टेंट हो, एक जगह लैम्डा लगा दो एक जगह म्यू लगा दो, लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि पहली लाइन जो है ए पॉइंट से गुजर रही है और बी के पैरेलल, बी वेक्टर के पैरेलल, और दूसरी लाइन सी पॉइंट से गुजर रही है और बी वेक्टर के पैरेलल। तो दोनों सेम वेक्टर के पैरेलल है, इसीलिए दोनों आपस में पैरेलल है। दूसरी बात, ये ए पॉइंट से गुजर रही है, सी पॉइंट से गुजर रही है, तो हमने इन दोनों पॉइंट को ऐसे लोकेट कर दिया
हो सकता है कि ऐसे हो, ऐसा जरूरी नहीं कि एकदम वर्टिकली नीचे हो, कहीं पे भी हो सकता है। तीसरी बात, जब हम दोनों पॉइंट्स को ए और सी को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा, ये वाला वेक्टर मिलेगा, एसी वेक्टर। मानते हो इस बात को? अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। ये जो एसी वेक्टर मेरे को मिल रहा है, ठीक है, अब मेरे को ये वाला डिस्टेंस निकालना है। काश ये डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे को ये थीटा पता चल जाए। सोच कर देखो, अगर ये थीटा पता है तो मैं ये वाला डिस्टेंस जो है वो यहां पे बना देता हूं। देखो इधर प्लीज सामने देखिएगा, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको यहां पर शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। यहां पर अगर मैंने शिफ्ट कर दिया इस डिस्टेंस को, तो दिस इज द डिस्टेंस दैट आई विल गेट, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस मेरे को मिल रहा है, ये वाला डिस्टेंस, सॉरी क्या हम गलती से ऑन हो गया, हाँ, ये वाला डिस्टेंस जो मुझे मिल रहा है यही निकालना है। और आप में से हर एक बच्चा जानता है कि अगर मुझे ये एसी वेक्टर पता है तो ये डिस्टेंस मुझे पता है। कोई भी बच्चा क्लास का अगर मुझे बताना चाहे कि कैसे निकाल, इफ वी नो द थीटा, obviously we can find theta, I'll tell you how, but let us for the time being assume that we already have theta. So can we find the value of this distance d? Of course, कैसे? AC का जो भी लेंथ है उसका cos थीटा नहीं, उसका sin थीटा कंपोनेंट। सोचकर देखिए, फिजिक्स, AC cos थीटा ये होगा और AC sin थीटा ये होगा। तो भाई इसमें क्या ही फॉर्मूला याद करना रहा मुझे, सिंपली AC sin थीटा इज द डिस्टेंस यार। लोग इसका लंबा लंबा सा फॉर्मूला पूरा रटते हैं, कोई जरूरत नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है। AC मॉड AC sin थीटा, हाँ बस अपन sin थीटा पता कर ले या थीटा पता कर ले तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, तो अपन ये डिस्टेंस को थोड़ा और अच्छे से निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो AC वेक्टर, सॉरी रुको, थोड़े से एप्लीकेशंस क्लोज करने पड़ेंगे मेरे को, परफॉर्मेंस सिस्टम का बिगड़ रहा है। हाँ जी, ये थीटा किसके बीच का एंगल है? लाल वाला वेक्टर और ये वेक्टर बी। सोचकर देख लिया आपने? सोचो ना, ये वेक्टर बी को आप यहाँ पे आराम से बना सकते हो। ये लाल वाला वेक्टर और वेक्टर बी के बीच का डिस्टेंस है, सॉरी एंगल जो है वो थीटा है। तो वेयर थीटा, देखिए मेरे साथ, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन AC वेक्टर एंड B वेक्टर, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है? मेरे को साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा कौन से फॉर्मूले में आता है? साइन थीटा कहां से निकाला जा सकता है बताइए? दो वेक्टर के बीच का एंगल जो है उसका साइन वैल्यू अगर आपको निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट यूज करना बेहतर रहेगा या क्रॉस प्रोडक्ट? ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले में साइन थीटा आता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये करना चाह रहा हूं कि AC वेक्टर और B वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो भी होता है वो लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? ये दोनों का मैग्नीट्यूड, AC का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और मॉड A मॉड B साइन थीटा ऑफ कोर्स, और एन कैप होता है, सही है ना? अब यार ये एन कैप मेरे को नहीं पता क्या है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस एन कैप, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। और इस एन कैप से बचने के लिए, मैंने दोनों तरफ वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना सही समझा। मैंने सोचा दोनों तरफ मॉड ले लेता हूं। दोनों तरफ मॉड लेने से क्या होगा, LHS में तो AC क्रॉस B ही रहेगा और RHS में क्या हो जाएगा, ये एक नंबर है, बाहर निकाल दो मॉड के, ये नंबर है, ये एक नंबर है, मतलब ये तीनों जो है दे आर कांस्टेंट्स, दे आर एक्टिंग लाइक मैग्नीट्यूड्स, ये बाहर आ जाएंगे। तो मॉड AC मॉड B और मॉड साइन थीटा मॉडुलस के बाहर आ जाएंगे, है ना? ये सब बाहर आ जाएंगे। और एन कैप का मॉड मतलब वो मत सोचो यार अपना मैथमेटिक्स वाला जो अलजेब्रा वाला मॉड था ना, पॉजिटिव करने वाला, वो नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और ये एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं मॉड एन कैप लिखने की बजाय 1 लिख दूंगा तो चलेगा, बिल्कुल। और 1 लिखने के बजाय मैं कुछ भी ना लिखूं तो वो भी चलेगा। तो दिस इज इट। अब मेरे को यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू पता चल गया है, आई एम वेरी हैप्पी। आई विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस साइन थीटा इन दिस इक्वेशन एंड आई विल गेट द फॉर्मूला। जो फॉर्मूला लोग रटते हैं वो फॉर्मूला मैं 2 सेकंड में निकाल चुका हूं। तो साइन थीटा का वैल्यू मेरे को यहाँ से क्या मिल जाएगा? साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा AC क्रॉस B अपॉन मॉड AC मॉड B। AC और B का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन दोनों का मॉडुलस, ये आ जाएगा साइन थीटा। इस साइन थीटा को उठा के ऊपर फेंक दो ये वाले फॉर्मूले में, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा।
क्या कहते हो, रेडी हो? मॉड AC sin थीटा, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी मॉड AC sin थीटा। sin थीटा कितना हो जाएगा? AC क्रॉस B अपॉन मॉड AC मॉड B। ठीक है, ये sin थीटा का वैल्यू पुट कर दिया, तो हमने देखा कि अरे मॉड AC और मॉड AC कट रहा है, तो कट रहा है अगर, तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला जो आ रहा है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ AC एंड B डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ B। ठीक है, ये आपके पास फाइनल डिस्टेंस का एक तरीके से फॉर्मूला आ रहा है। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, देखो देखो देखो, ये जो AC वेक्टर है, ये AC वेक्टर क्या आ जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ऐसे लिखते हैं ना, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो C माइनस A लिख पाएंगे अपन इसको। तो C माइनस A अगर हम लिखेंगे इसको, तो C माइनस A, ये AC लिख दिया मैंने, इसका क्रॉस मेरे को B के साथ करना है, ये कर दिया, एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऑफ कोर्स इसमें भी बाहर मैग्नीट्यूड है। दिस इज द फाइनल 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 एकदम फाइनल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। आप अगर एनसीईआरटी की किताब खोलेंगे, आपकी HSC की किताब खोलेंगे, तो आपको बोला जाएगा कि इस फॉर्मूले को याद कर लिया जाए। तो क्या सर हम क्या करें? पहले तो आप लिख लो, आप पहले लिख लो, फिर अपन देखते हैं क्या करना है। दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला ये हो गया। अब देखो फॉर्मूला का डेरिवेशन तो समझ में आ गया होगा आपको। द बिग चैलेंज इज कि इस फॉर्मूले को कैसे रिटेन किया जाए ब्रेन में, है ना? तो रिटेन करने के लिए सबसे बेहतरीन होता है ये वाला चीज, क्या? AC क्रॉस B अपॉन मॉड B। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा तो AC क्रॉस B, देखो क्या होता है कि हर दो लाइंस जो पैरेलल है, दोनों लाइंस में एक खूबसूरत पॉइंट गिवन होगा, पॉइंट A और पॉइंट C, हम दोनों को वो खूबसूरत पॉइंट A और पॉइंट C पता होंगे। दूसरी बात, वो जो पॉइंट A और पॉइंट C हमको पता है, उनको ज्वाइन करके AC वेक्टर बनाना है। ठीक है, अब देखो कितना आसान है। ये B वेक्टर जो है ना, ये वाला ग्रीन वाला वेक्टर, ये ग्रीन वाला वेक्टर B और AC, इनका क्रॉस प्रोडक्ट इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके B वेक्टर के मॉड से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इनका और इनका क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड डिवाइडेड बाय B वेक्टर का मॉड। आई रिपीट, ऐसे याद रखा करो, B वेक्टर का और ये लाल वाले वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड अपॉन अपॉन ये GPS वेक्टर का मॉड। ठीक है, फिर आपको कोई भी लंबा, अब AC वेक्टर तो आप लिख लो कि C वेक्टर माइनस A वेक्टर, C पॉइंट माइनस A पॉइंट। ठीक है ना? तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। तो मैं ऐसे याद रखता हूँ, AC क्रॉस B अपॉन मॉड B, मॉड AC क्रॉस B अपॉन मॉड B। ठीक है, मॉड AC क्रॉस B अपॉन मॉड B। प्लीज इसे आप लिख लीजिए एक बार। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन the lines लाइन क्या है? L1। L1 लाइन है, R वेक्टर इज इक्वल टू I कैप माइनस J कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप। L2 लाइन है, R वेक्टर छोड़िए, L2 लाइन ऐसे दी हुई है आपको, x माइनस 2/4 कार्टेशियन फॉर्म में, एक लाइन वेक्टर फॉर्म में दी है, एक लाइन कार्टेशियन फॉर्म में दी है, तो आपको दोनों का नॉलेज होना चाहिए, आप आराम से जज कर सकते हो। ठीक है, z माइनस 3/2। ओके, तो मुझे आप बताइए, आदित्य आप बताइए, पहली वाली लाइन जो है वो कौन से पॉइंट से पास कर रही है? फर्स्ट लाइन इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट एंड पैरेलल टू विच वेक्टर? सर पासिंग थ्रू 1 कॉमा -1, कॉमा 0। हाँ सॉरी हाँ, 0, हाँ, और
ये दूसरे वेक्टर मतलब दूसरे वेक्टर का क्या बताना है सर? पैरेलल किस वेक्टर के? 2i + 2j + k। हाँ, और सेकंड लाइन जो है वो किस पॉइंट से पास कर रही है? सेकंड वाली लाइन भी एक पॉइंट और एक वेक्टर के पैरेलल है, तो पासिंग थ्रू विच पॉइंट? जैसे कि आपने बताया, पहले मैं लिख देता हूँ 1, -1, 0 इस पॉइंट से पास करें, लेट अस कॉल इट ए। और किसके पैरेलल है? ये जो जीपीएस वेक्टर है इसका कहाँ गया यार? हाँ, ये रहा वेक्टर बी। तो वेक्टर बी जो हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी 2i कैप + 2j कैप + 1k कैप। ठीक है, ये हो गई लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 2 जो है वो किस पॉइंट से पास कर रही है, ये बताइए। पॉइंट सी मान लेते हैं इसको अपन। किस पॉइंट से पास कर रही है और किस वेक्टर के पैरेलल है? अच्छा, दोनों पैरेलल है भी या नहीं ये तो मेरे को कंफर्म पता ही नहीं है ना, तो मेरे को जज करना पड़ेगा। आई डोंट नो इफ बोथ द लाइंस आर पैरेलल और नॉट। तो बताइए आदित्य, सेकंड लाइन कहां से पास कर रही है? डाउट आ रहा है? ऐसे देखते हैं ना, ऊपर वाला पॉइंट 2, -1, +3 कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे देखते हैं। हाँ सर, साइन का देख रहा हूँ। हाँ, 2, -1, 3 ऐसे देखा करो। x माइनस समथिंग, y -1 दैट इज -1, z माइनस समथिंग, वैसा वो पॉइंट आ गया। तो ये आ गया अपने पास 2, -1 और +3। मैं इसको, हाँ सॉरी, और ये किस वेक्टर के पैरेलल है? जिस वेक्टर के पैरेलल है ना, उस वेक्टर को अपन देखो क्या लिखेंगे, उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे 4, 4, 2। ठीक है, 4, 4, 2 फुटबॉल का बहुत फेमस फॉर्मेशन है 4, 4, 2। कोई फुटबॉल देखता होगा तो उसको समझ में आएगा। 4 डिफेंस, 4 मिडफील्डर, 2 अटैकर्स, बिकॉज रेशियोज आर डायरेक्शन। हाँ ठीक है, एकदम सही कह रहे हो ध्रुव। तो जो पैरेलल वेक्टर दैट इज 4i कैप + 4j कैप + 2k कैप। तो देखो ये वाला जो इसका जीपीएस है और इसका जो जीपीएस है वो दोनों पैरेलल है आपस में। इसका जीपीएस क्या है? 2, 2, 1। इसका जीपीएस क्या है? 4, 4, 2। मतलब इसी का डबल है ना। तो आप देखकर आराम से बाय ऑब्जर्वेशन बता सकते हो बोथ द लाइंस आर डेफिनेटली पैरेलल। जरूरी नहीं हो कि दुनिया की हर लाइन पैरेलल हो, बट ये दोनों लाइंस जरूर पैरेलल। तो आपको समझ में आया कि दो लाइंस की पहली बात तो कैसे रीड करते हैं। व्हाट इज द पॉइंट दैट इज पासिंग थ्रू बोथ द लाइंस? व्हाट आर द पैरेलल वेक्टर्स? दैट इज द जीपीएस वेक्टर। ये जीपीएस टर्म आपको कहीं और नहीं मिलेगा, मैं बोलता हूं ऐसा ताकि मेरे को अच्छे से समझ में आए और स्टूडेंट्स को समझ में आए। ठीक है, तो जीपीएस वेक्टर मतलब हर लाइन का एक तरीके से डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर। अब मैं ए और सी को ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब आपके मन में एक ख्याल आएगा कि सर आपने जो बी वेक्टर बोला था वो हम 2, 2, 1 ले या 4, 4, 2 ले? बेसिकली बोथ आर सेम बिकॉज बोथ आर पैरेलल ऑल्दो दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। बट हमें क्या करना है यार, हमें तो कोई एक वेक्टर लेना है। आप चाहे बी ले लो, चाहे आप ये वाला नीचे वाला ले लो। मैं तो यही वाला वेक्टर ले लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? दोनों ही तो डायरेक्शन बता रहे हो, दोनों का डायरेक्शन तो सेम है ना कम से कम, बस उनका काम ही वही है डायरेक्शन लेने वाला। तो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो, मैं कैसे याद रखता था डिस्टेंस का फॉर्मूला। ये लाल वाला वेक्टर एसी और इसका क्रॉस करेंगे जीपीएस वेक्टर के साथ। एसी का क्रॉस करेंगे जीपीएस वेक्टर के साथ और जीपीएस वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऊपर भी मैग्नीट्यूड होता ही। दिस इज द डिस्टेंस, दैट्स इट, खत्म। आपका क्वेश्चन ही खत्म हो गया है, क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं बची। हाँ, आप एसी वेक्टर लिख कर बता दीजिए। तो एसी वेक्टर क्या होगा मुझे आप बताइए, रिचा आप बताइए एसी वेक्टर क्या होगा? पॉइंट सी और पॉइंट ए को ज्वाइन करने वाला वेक्टर जो, उसको हम कैसे लिखेंगे? प्रेजेंट हो रिचा? पॉइंट माइनस, हाँ सर सर मैं दरवाजा खोलने गई थी सर, सॉरी सर, क्या हो गया था? दरवाजा खोलने गई थी। अच्छा ठीक है, अब बताओ। पॉइंट माइनस, चलो मैं ही बता देता हूँ। 2 - 1 आई कैप, ऐसे लिखते हैं ना, पॉइंट माइनस पॉइंट, 2 - 1 आई कैप, फिर -1 -1 दैट इज 0, 0 जे कैप, फिर 3 - 0 दैट इज 3 के कैप। ये एसी वेक्टर आ गई। और बी वेक्टर आप चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो यार, दोनों ही सेम, दोनों एक्चुअली पैरेलल है, तो किसी को भी ले लो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसके डिजिट थोड़े छोटे तो वो लेना मैं ज्यादा पसंद करूंगा। ठीक है, तो एसी वेक्टर और बी का क्रॉस निकाल लेते हैं। तो एसी वेक्टर क्रॉस बी, ये बी वेक्टर में इसको मान रहा हूँ, किसको? ऊपर वाले को 2, 2, 1, 2i कैप + 2j कैप + 1k कैप। तो 2, 2, 1 को तो एसी क्रॉस बी ये निकाल लेते हैं। पहले दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है? आई जे कैप वाले डिटरमिनेंट से। ठीक है ना, तो एसी के
क्या है 103 और बी के मैग्नीट्यूड क्या 221, बी के कंपोनेंट्स 221। ठीक है, हाँ मेरे ख्याल से सब कुछ सही है। खोल डालो इसको, जैसे ही आप इसको खोलोगे एक मिनट है, आई एम जस्ट हाँ ठीक है ठीक है, आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज्ड बट अब मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। अब ठीक है, जब अपन इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस, तो 0 -6 आई कैप, -6 आई कैप। आप जब आगे खोलोगे तो 5 जे कैप आएगा और +2 के कैप आएगा। ये क्रॉस आ गया दोनों का, ठीक है, ये AC क्रॉस भी आ गया। इसका मैग्नीट्यूड भी ले लो आप, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा AC क्रॉस B का, वो हो जाएगा √ऑफ 6 6 36 +5 5 25 +2 2 4, तो 40 65 का √आ जा रहा है। और B का मैग्नीट्यूड, वेक्टर B का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाएगा, वो हम देखते हैं। वेक्टर B का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बताओ, 221 है ना, तो 221 का मैग्नीट्यूड तो मैं बड़े आराम से बता दूंगा, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर का √ आ जाएगा 3 के बराबर। सो दिस इज द डिस्टेंस √ऑफ 65/3। क्या ये बहुत मुश्किल है? नहीं, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, याद रखना। क्या आप याद रख सकते हो? हाँ कुछ समय के लिए, लेकिन आप भूलोगे, बिल्कुल भूलोगे। ठीक है, ये नेचर का लॉ है, जो चीजें आप याद रख रहे हो उसको कभी ना कभी भूलोगे, उसके लिए हमें बस फाइट मारना है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इजी, इट्स एक्चुअली वेरी इजी। आपको बस ये डिस्टेंस निकालना था, आपने निकाल डाला। तो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट मॉड AC क्रॉस B अपॉन मॉड B। हाँ मैं पूछो, मेरे को आपको डाउट भी बताया क्या है, लेकिन देखते हैं क्या पूछोगे, बताइए। हाँ सर, वो जो बी वेक्टर है ना, हम्म, हाँ तो उसकी जगह पे बी कैप ले सकते हैं क्या हम लोग फॉर्मूला में? बिल्कुल पता था मुझे, आप यही पूछोगे, बिल्कुल ले सकते हो 100%। अच्छा डाउट है, बट मैं इसलिए नहीं बताता हूँ चीज क्योंकि NCERT में ऐसा दिया गया फॉर्मूला। देखो इनका डाउट ये है कि सर ये यही पूछ रहे हो ना, बी वेक्टर अपॉन बी का मॉडुलस, बी वेक्टर अपॉन बी का मॉडुलस जो है उसकी जगह बी कैप लिख दो, तो हाँ कर सकते हो। सो इन दैट केस द फॉर्मूला विल बिकम AC वेक्टर क्रॉस बी कैप। ठीक है, मैग्नीट्यूड, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आपका काफी टाइम बचेगा। सर हम्म, वो जो पैरेलल वेक्टर है तो उसमें इसमें दो है ना, एक 2i + 2j + k और 4i + 4j + 2k। तो उसमें आपने मतलब जो सबसे रिड्यूस्ड है वही लेते हैं क्या? नहीं जो मर्जी, आप 442 भी ले लोगे तो भी सेम आंसर आएगा। एक्चुअल में क्या होता है ना कि दोनों का डायरेक्शन सेम, ये वाला जो हाँ सर, वेक्टर, वो तो सेम ही है। हाँ तो कोई भी ले लो आप, 442 लेते तो भी आंसर सेम आता, क्योंकि देखो आप ऊपर 442 से क्रॉस करते लेकिन नीचे जो डिवाइड करते फिर वो 442 का मैग्नीट्यूड डिवाइड होता, तो उस केस में हाँ क्या सर होता ना, ठीक वो है बड़ा सर। आता, तो कट पिट के आपका आंसर एकदम सेम आता। ठीक है, ये सारे बहुत अच्छे वैलिड डाउट्स है जो आप लोग पूछ रहे हो ना, दीज आर वेरी लॉजिकल एंड गुड डाउट्स। सब पूछ लो जो भी मेरे से आ रहे, क्योंकि ये वाला ये सारी चीजों में मैं एज ए स्टूडेंट बहुत परेशान हो जाता था कि क्या ले क्या नहीं ले, है ना। देखिए आप बी वेक्टर ऊपर वाला और नीचे वाला कोई भी ले सकते हो, लेकिन जिसको भी ले रहे हो उसको उसको इस पे स्टिक करो। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर 442 रख दिया और नीचे 221 रख दिया, डोंट डू दैट। दोनों जगह आपको सेम रखना है। फिर दूसरा डाउट ये था कि सर ये बी वेक्टर अपॉन बी का मॉड जब अपन लिखेंगे तो बी कैप आएगा, तो क्यों ना हम डायरेक्टली बी कैप ही लिख दें। बिल्कुल कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये तो बड़ा आसान था। अभी सबसे मुश्किल पार्ट जो है हमारा वो है डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। मतलब काफी कठिन है, काफी कठिन है इसको फील करना, इसका डेरिवेशन। ऐसे तो मैं आपको फॉर्मूला रटवा दूंगा आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन। तो इसमें हमको आराम से 15 मिनट्स लग जाएगा, मे बी मोर देन दैट। लिखिए डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अच्छा ऊपर कॉपी करना है क्या, एक मिनट बस मैं हेडिंग डालूं फिर मैं स्क्रॉल कर दूंगा। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस,
स्क्यू लाइंस क्या होती है, याद है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल याद होगी, बिल्कुल याद होगी। प्लीज कॉपी डाउन फर्स्ट। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस पढ़ने से पहले ऊपर वाला जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, एक्चुअल में क्या है, एनसीईआरटी में व्हाट दे हैव डन कि उन्होंने कंप्लीट मॉड्यूलस लगाया हुआ है, तो आपको उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला मॉड्यूलस क्या है, जस्ट आपको प्रिकॉशन लेना है। आप इसमें कंप्लीट मॉड्यूलस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये लगा दो आप। या फिर देखो, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, ऐसा भी लिख सकते हो, सी माइनस ए है ना क्रॉस बी अपॉन मॉड बी और कंप्लीट मॉड्यूलस। तो जब आप कंप्लीट मॉड्यूलस लगाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कंफ्यूज मत होना। फिर देखो ये बी वेक्टर अपॉन बी का मॉड्यूलस, ये बी कैप हो जाएगा। तो आप चाहो तो सिंपली फाइनल फॉर्मूला ऐसे याद रख सकते हो, उससे ऋचा का सेकंड डाउट जो था वो भी इनवैलिड हो जाएगा, मतलब उसमें कोई टेंशन की बात नहीं हो जाएगी। एसी क्रॉस बी कैप। अब ऋचा को जो डाउट आ रहा था कि बी कौन सा ले अपन, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, आपको कोई भी वेक्टर उसका बस यूनिट वेक्टर लेना है, तो ऐसे भी ले सकते हो आप डिस्टेंस। ठीक है, ये एनसीईआरटी में गिवन फॉर्मूला, सॉरी ये एनसीईआरटी में गिवन फॉर्मूला है। आई वाज जस्ट मैचिंग कि वहां पे किस फॉर्मेट में उन्होंने दिया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बी कैप वाला थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन क्या है कि आप लोग समझदार हो, आपको पता है अंदर ही अंदर कि सब कुछ सेम है। ठीक है, तो किस बात की टेंशन। चलिए, एक सिंपल सा सवाल है मेरा, आपसे पूछता हूं मैं। ध्रुवम आप बताओ, ए और बी जो वेक्टर है मेरे पास, मान लीजिए अगर मेरे को ए का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर करना है, तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं ए वेक्टर का बी वेक्टर पर, प्रोजेक्शन की लेंथ, हाउ डू वी फाइंड इट आउट? A क्रॉस B अपॉन B। अपॉन मॉड बी, क्रॉस नहीं होगा, डॉट होगा वैसे, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, डॉट ही बोला था आपने, शायद आवाज कट गई थी, जो भी हो, ऐसे निकालते ए का बी पर प्रोजेक्शन, है ना, ये पता होना चाहिए, बस अपन कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये स्क्यू लाइंस जो है ना, फील करना काफी मुश्किल हो जाता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फील, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट, कोशिश करते हैं अपन इसको समझने की। देखिए, दो स्क्यू लाइंस इस तरह से होती है, अब इनके बीच में अपने को डिस्टेंस निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस। ऐसे तो दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी द मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो हम कैसे निकालेंगे, दोनों लाइंस जो होगी वो इस तरह से एक दूसरे से दूर होगी कि आप अगर ऐसे देखना चाहेंगे तो ये स्क्यू लाइन 1 है, स्क्यू लाइन 2, देखो दोनों लाइंस जो है आपस में स्क्यू है, इसका मतलब ये नहीं कि पैरेलल ना, और इंटरसेक्टिंग मतलब होता है इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल मतलब पैरेलल, स्क्यू मतलब होता है कि दोनों अलग अलग दिशा में जा रही है और दोनों इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही। ठीक है, तो आपको मैं पूरा 360 डिग्री अगर रोटेट करके बताता हूँ तो स्क्यू लाइंस कुछ इस तरीके से नजर आती है, इस तरह से, देन नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अच्छा, तो इनके बीच का अगर, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा नहीं हो जरूरी कि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री, ऐसे भी हो सकता है, दे कैन बी दिस वे, ऐसे भी हो सकते हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इनके बीच में एंगल हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर हो, दे कैन बी इन दिस मैनर। ये सब आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। इनके बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो मान लेते हैं कि एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, ठीक है, थोड़ा सा और, हाँ लाइक दिस। तो आई होप आपको 3D में थोड़ा सा दिख रहा होगा कि कैसी है दोनों लाइन्स। अब इनके बीच का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस होता है मतलब इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइक दिस, देखिए मेरे साथ, इस तरीके से, ये वाला मिनिमम डिस्टेंस निकालना है आपको। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो कि इसके भी परपेंडिकुलर हो और इसके भी परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ये जो रेड वाली लाइन है बेसिकली दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट आई वांट टू फाइंड। पहली वाली लाइन जो है इसका, इसकी इक्वेशन में बोल देता हूं a प्लस लैम्डा बी, और सेकंड वाली लाइन जो है इसकी इक्वेशन में कह देता हूं c प्लस लैम्डा डी। ठीक है, अब आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो पहली बात तो पहला जो लाइन है उसका जीपीएस, जो है दैट इज बी वेक्टर, एंड दूसरी लाइन का जीपीएस जो है वो कुछ और है, दैट इज, ये मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे डी आना चाहिए, हाँ ठीक है, सॉरी आई गॉट अ लिटिल कंफ्यूज्ड, यहाँ पर डी आएगा और यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे आएगा। ठीक है, देखिए ना ध्यान से, यहाँ पर
अच्छा सही लिखा था मैंने, यहाँ पे बी आएगा और वो अंदर जा रही है जो लाइन ना अपनी प्लेन के अंदर घुस रही है, वहां पर ये डी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये डी आएगा, ठीक है ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो यू वांट टू फाइंड समथिंग, या फिर आपको एक लाइन निकालनी जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, है ना। ये पॉइंट को हम n1 बोल देते हैं, ये पॉइंट n2 बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा तो यार देखिए इसको फील कैसे करेंगे अपन, कैसे फील करेंगे, कोशिश करते हैं समझने की। देखिए पहली बात तो ये जो पहली वाली लाइन है, दिस इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए, ये पॉइंट ए से पास कर रही है और ये पास कर रही है पॉइंट बी से, ठीक है। तो आपने क्या करा है, ए और बी को ज्वाइन कर दिया, पॉइंट सी से, सॉरी ये सी से ज्वाइन करी ना, तो ये काफी हद तक आपको वैसे ही दिख रहा होगा अभी भी। मैं काम करता हूँ, ये n1 n2 को ब्लू कर देता हूँ और उसको रेड कर देता हूँ, ताकि हमको थोड़ा सा समझ रहे हो ना, हमारा ब्रेन जो है रिसेप्टिव हो जाएगा कि हाँ ये वही एसी वेक्टर है जो पिछले बार आया था। यहाँ तक आप लिखिए, तो ये n1 n2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा फील करेंगे अपन, ये दो अपने पास स्क्यू लाइंस है, ये दोनों स्क्यू लाइंस जो है इनके बीच, इन पे एक एक पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है। ये स्क्यू लाइन 1 जो है इस पर एक पॉइंट है, इस पर एक पॉइंट है, वो पॉइंट है ये, मैं बना देता हूँ, ठीक है, दिख गया होगा आपको। उसी तरह से स्क्यू लाइन 2 पर भी एक पॉइंट होगा, वो पॉइंट मैं बना देता हूँ, ठीक है। ऐसे दिखेगा नहीं, लेकिन यार मैं आपको बस फील कराना चाह रहा हूँ कि दोनों में एक एक पॉइंट रखा हुआ है। सो पॉइंट दिखा है इसमें, ये रहा पॉइंट, और इसमें भी ये रहा पॉइंट, तो दोनों में कुछ कुछ पॉइंट है। अब ये दोनों ऐसे है दूर दूर, ठीक है, इन दोनों को जब अपन ज्वाइन करेंगे, देख रहे हो ऐसे लाइंस आर दिस वे। आई होप आपको 3D में समझ में आ रहा हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन, वेरी डिफिकल्ट, बट विल ट्राई अवर बेस्ट, ठीक है। इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। तो अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि दोनों पॉइंट्स जो है, ये वाला डॉट और ये वाला डॉट, ये वाला जो डॉट है ना, दिस डॉट, इन दोनों को जब अपन ज्वाइन करेंगे तो ये लाल वाला वेक्टर आएगा, एसी वेक्टर, फील हो रहा है आपको, एसी वेक्टर आएगा। और दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये दोनों स्क्यू लाइंस के बीच में, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस विल बी लुकिंग लाइक दिस। ये पिंक वाला जो लाइन है ये, ठीक है, ये जो पिंक वाला जो मैंने ढक्कन लगाया है यहाँ पे, ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दर्शा कर दे रहा होगा, ठीक है क्या, पक्का। अच्छा तो अब अपने को करना क्या है, हमको करना क्या है, काश मैं ये फिगर फ्रीज कर पाता, काश मैं इसको फ्रीज कर सकूं, कर पाएंगे क्या, क्योंकि ये फिगर जो है इसी को मैं आगे ले जा सकता हूं। रुकिए, आई होप अभी आपको स्क्रीन बड़ी सी दिख रही होगी, नहीं दिख रही है तो मुझे बताइएगा। ये दोनों वेक्टर्स है मेरे पास, ये दोनों लाइंस है, और ये डॉट और ये वाला डॉट, इनको ज्वाइन करा है मैंने। जब इनको ज्वाइन करूंगा मैं, इन दोनों लाइंस को, तो एसी वेक्टर बनेगा। अब आपको करना क्या है पता है, आपको ये करना है कि ये जो एसी वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन ये पिंक वाले वेक्टर पे करना है, ठीक है। या मैं ऐसा सोचूं कि ठीक है, आप ऐसा सोच लो कि ये दोनों डॉट जो है ना, इनको जब अपन ज्वाइन करेंगे तो इनका प्रोजेक्शन बस मुझे करना है। लेट अस थिंक इन दैट वे। तो ये एसी का प्रोजेक्शन मेरे को करना है एक ऐसे वेक्टर पे जो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर हो। अब लाइन 1 और लाइन 2 के परपेंडिकुलर एक वेक्टर ढूंढो। लाइन 1 और लाइन 2 ये दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर हो और इसके भी परपेंडिकुलर, दो वेक्टर क्या होंगे, बहुत इजी है। इनके परपेंडिकुलर एक वेक्टर ढूंढते फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो पहली वाली लाइन के परपेंडिकुलर और दूसरी वाली लाइन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा, दैट विल बी बी और डी का क्रॉस,
वेक्टर तो अरे b क्रॉस d विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एज वेल एज दिस लाइन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि b क्रॉस d, दिस विल बी अ वेक्टर, b क्रॉस d विल बी अ वेक्टर which is perpendicular to both the lines. Both the lines. ठीक है। अच्छा, अब अगर अपने को प्रोजेक्शन, पहली बात तो अपन ने पहली बार जीवन में प्रोजेक्शन 3D में देखने की कोशिश करी है, अभी अपन देखते हैं। जब अब ये AC जो है ना, AC, इसका प्रोजेक्शन मैं इस n1 n2, ये n1 n2 डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है। n1 n2 क्या है बेसिकली, फील कर पा रहे हो आप लोग, एक ऐसी लाइन जो दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये वो जो ढक्कन था ना, दैट वाज n1 n2, तो n1 n2 था ये ढक्कन। ये ढक्कन क्या है भाई, ढक्कन जो है, दिस ढक्कन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एज वेल एज दिस लाइन, ठीक है। तो ये ढक्कन जो है वो डिस्टेंस है, इस ढक्कन को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन। और ये जो ढक्कन है, इसके अलोंग एक वेक्टर आप ढूंढ पाओगे क्या, ढक्कन के अलोंग जो वेक्टर होगा, दैट वेक्टर विल बी b क्रॉस d। ढक्कन के अलोंग जो वेक्टर होगा, दैट विल बी b क्रॉस d। सोच कर देखो, है ना। तो ये परपेंडिकुलर लाइन जो थी n1 n2, दैट वाज परपेंडिकुलर टू बोथ, n1 n2 वाज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस, ठीक है। चलिए, मेरे को ये डिस्टेंस d चाहिए, बस ये डिस्टेंस d चाहिए ना। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा वो अपन देखते हैं। फील करने की कोशिश करना कि अगर मैं यहां से सनरेज छोड़ता हूं, यहां से मैं अगर लाइट हॉरिजॉन्टली छोड़ता हूं, तो ये लाल वाले वेक्टर की जो परछाई बनेगी ऑरेंज वाले वेक्टर में, बहुत मुश्किल से फील होगा, बट अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं सनरेज छोड़ता हूं तो ये जो लाल वाला वेक्टर है, इसकी परछाई इस ऑरेंज वाले वेक्टर पे जो भी पड़ेगी ना, वो परछाई ये होने वाली है। देखो, वो परछाई ये होगी, सिर्फ इतनी आएगी वो परछाई। अगर आपने ये चीज फील कर लिया तो दैट इज इनफ। जो लाल वाला वेक्टर है, दैट इज ए और सी। देखते हैं, फील करते हैं। ये रहा पॉइंट, दिखा ये डॉट, और इधर भी एक डॉट बनाया था मैंने मस्त, ये वाला भी डॉट है। इन दोनों को जब अपन ज्वाइन करेंगे तो AC वेक्टर आएगा। उस AC वेक्टर की परछाई, मतलब प्रोजेक्शन, जो ये ऑरेंज वेक्टर पे बनेगा ना, दैट विल बी यहां से लेकर यहां तक, वो परछाई सिर्फ इतनी बनेगी, सिर्फ इतनी, है ना। और वही डिस्टेंस होगा अपना। बस दिस इज द ओवरऑल एक्सप्लेनेशन। ये फील करने में बहुत ज्यादा आपको, है ना, बहुत दिमाग में जोर आएगा, ठीक है। तो ये A और C को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो यहाँ पर AC वेक्टर ऐसा बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये AC वेक्टर ऐसा बनेगा। इस AC वेक्टर का जो प्रोजेक्शन आएगा परपेंडिकुलर वेक्टर पे, B क्रॉस D पर, ये B क्रॉस D वेक्टर है, इस पर जो प्रोजेक्शन आएगा, वो प्रोजेक्शन का जो लेंथ होगा, दैट विल गिव यू द डिस्टेंस। वो इतना सा प्रोजेक्शन आएगा बस, ठीक है। तो बस हमको ये देखना है कि ये जो AC वेक्टर है, इसका जो प्रोजेक्शन अपन ने डाला है B क्रॉस D पर, है ना, दैट प्रोजेक्शन विल गिव यू द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस, ठीक है। ये फील करने में मेरे को पता है बहुत ज्यादा जोर लगेगा। फिलहाल आप सोचते रहना इस बारे में खाली समय में कि इसका प्रोजेक्शन क्यों अपने को डिस्टेंस दे रहे हैं। फील हो गया होगा तो अच्छी बात है। तो हम जब इसका प्रोजेक्शन लाल वाली लाइन का इस ऑरेंज वाले वेक्टर पर लेंगे ना, वो सिर्फ इतना सा आएगा, दैट विल गिव यू द डिस्टेंस। तो बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, मेरे को लेट मी जस्ट फिनिश द स्टेटमेंट, ओके। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, पैरेलल मैंने गलती से बोल दिया, टू स्क्यू लाइंस will be projection of what? AC vector on B क्रॉस D। B क्रॉस D पर ही क्यों प्रोजेक्शन लिया है? क्योंकि B क्रॉस D दोनों के परपेंडिकुलर होगा और डिस्टेंस भी उसी के अलोंग आएगा ना यार। ये जो शेडेड वाला पोर्शन, यही तो डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस भी दोनों के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसके अलोंग आ रहा है, इसीलिए हमने B क्रॉस D लिया। तो एक AC वेक्टर का B क्रॉस D पर जो प्रोजेक्शन होगा वो आपका डिस्टेंस होगा। अगर आप सिर्फ ये इंग्लिश स्टेटमेंट को ही याद रख ले होता है तो आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा। प्रोजेक्शन ऑफ AC वेक्टर ऑन B क्रॉस D, बस, ठीक है। व्हाट इज B क्रॉस D?
बी और डी का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? एक ऐसा वेक्टर जो बी और डी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और दोनों के परपेंडिकुलर मतलब लाइन 1 के भी परपेंडिकुलर, क्योंकि डी के परपेंडिकुलर है मतलब लाइन 1 के परपेंडिकुलर, और बी फॉर बॉम्बे वेक्टर के परपेंडिकुलर मतलब लाइन 2 के परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा, तो बस ये आपने इंग्लिश में स्टेटमेंट याद रख लिया। तो बस यही मेरा फॉर्मूला है भाई। एज अ स्टूडेंट मैं सिर्फ इतना ही याद रखता था, एसी वेक्टर का प्रोजेक्शन बी क्रॉस डी पर, और प्रोजेक्शन निकालना हमको बहुत अच्छे से आता है। कैसे निकालेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 1 ऑन वेक्टर 2 कैसे निकालते हैं? एसी डॉट बी क्रॉस डी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या करना चाहिए? मॉडुलस ऑफ जिस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो उसका मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस डी। आप एनसीईआरटी खोलकर देखिए, ये फॉर्मूला दिया हुआ डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस मेरे पास खुला हुआ है, एनसीईआरटी में हमेशा खोल के रखता हूं। तो एग्जैक्टली यही आपको फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये लिख कर रखिए आप। अच्छा, फिर ना क्या हुआ, आई होप आप सुन रहे हो। व्हाट इज एसी वेक्टर? एसी वेक्टर इज पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर माइनस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना? अच्छा, कल अपन ने पढ़ा था ये क्या होता था? ए डॉट बी क्रॉस सी, एक डॉट एक क्रॉस, ट्रिपल प्रोडक्ट। कौन सा ट्रिपल प्रोडक्ट? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एसटीपी। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि बॉक्स एबीसी, बॉक्स एबीसी बनाकर लिख सकते हैं। बस वही करना है आपको। एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, तीनों का प्रोडक्ट किया गया है। तीनों का अगर प्रोडक्ट किया गया है तो एसी वेक्टर, बी वेक्टर और डी वेक्टर, ये इनका एसटीपी है। और तीनों का प्रोडक्ट ऐसा है कि एक डॉट है दो क्रॉस है, तो दैट इज एसटीपी ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स अपॉन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी का मॉड। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो आज हमने क्या सीखा, मैं एक बार और फटाफट आपको बता रहा हूं कि जो लाल वाला वेक्टर होता है, नहीं सुन रहे हो आप लोग, लाल वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट पे, किसके? दोनों के जीपीएस का जो क्रॉस है ना, बी क्रॉस डी, उस पर प्रोजेक्शन ले लो एसी का। प्रोजेक्शन ऑफ एसी ऑन बी क्रॉस डी, प्रोजेक्शन ऑफ एसी ऑन बी क्रॉस डी, बस इतना याद रख लिया तो आपका फॉर्मूला तैयार है। ठीक है, ये सबसे चैलेंजिंग फॉर्मूला है पूरे चैप्टर का, बस इसके अलावा कोई आपको कभी परेशान नहीं करेगा कोई भी फॉर्मूला। ठीक है, अब बच्चे इसको रटते हैं इसलिए याद नहीं रह पाता है। अगर आप ये इंग्लिश स्टेटमेंट याद रख लोगे, प्रोजेक्शन ऑफ एसी ऑन बी क्रॉस डी, तो दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ। ठीक है, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। एक मिनट, तो लेट अस डू अ क्वेश्चन। ये एसटीपी है, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आप चाहे तो लिख लेना। अब ना क्या होता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो है ही, बट एनसीईआरटी में एक और फॉर्मूला दिया जाता है कार्टेशियन फॉर्म में, आप उसको याद ना रखें। अगर आप एनसीईआरटी के 475 पेज में जाओगे तो आपको कार्टेशियन फॉर्म में इसका एक फॉर्मूला देगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको याद नहीं रखने को, क्योंकि दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, दैट विल बी अंडरस्टूड ऑन योर ओन। हम जब करेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ भी करने को, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दैट। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the lines L1 and L2 whose vector equations are R vector equals I cap plus j cap plus lambda times 2I cap minus j cap plus k cap, और R vector equals 2I cap plus j cap minus k cap plus mu times 3I cap minus 5j cap plus 2k cap। ठीक है,
तो find the shortest distance between the line L1 and L2 whose vector equations are this. Whose vector equations are this. तो क्या करते हैं हम लोग, पहले तो देखो दोनों लाइंस पैरेलल है क्या? नो, दे आर नॉट पैरेलल, बिकॉज इसका जो जीपीएस है और इसका जो जीपीएस है उन दोनों में कोई भी लैम्डा का रेशो नहीं है, मतलब समझ गए ना आप मेरी बात को, दे आर नॉट पैरेलल। ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल नहीं है, और दोनों वेक्टर्स पैरेलल नहीं है तो लाइंस भी पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब लाइंस डेफिनेटली स्क्यू होगी। तो एक लाइन ऐसी होगी और एक लाइन ऐसी होगी, अंदर की तरफ जाती हुई। ठीक है, डॉटेड को अपन अंदर की तरफ बताते हैं। अब पहली वाली लाइन पर जो एसी वेक्टर निकालना है अपने को, पहली वाली लाइन पर पॉइंट ए जो होगा दैट विल बी 1 1 0, और दूसरी वाली लाइन पर जो पॉइंट सी होगा दैट विल बी 2 1 -1। तो मेरे पास एसी वेक्टर आ गया, पक्का। एसी वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे लेना होता है अपने को? एसी वेक्टर का प्रोजेक्शन हमको लेना होता है बी क्रॉस डी पे। तो ये रहा वेक्टर बी, दैट इज 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और ये रहा वेक्टर डी। वेक्टर डी कितना हो जाएगा? 3 -5 जे कैप और 2 के कैप। ठीक है, तो अपने को क्या करना होता है? बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि दोनों के परपेंडिकुलर होगा, बस उसी वेक्टर पर अपने को परछाई ले लेनी है इसकी, क्योंकि उसकी जो परछाई बनेगी ना दैट विल गिव यू द परफेक्ट डिस्टेंस। वो परछाई आपको एकदम इतनी ही मिलने वाली है, इसके बाहर नहीं जाने वाली वो परछाई, तो वही आपको डिस्टेंस दे देगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन कि ये बी क्रॉस डी ऑरेंज वाला, तो प्रोजेक्शन ऑफ एसी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मैं तो ऐसे बोलता हूं हमेशा, डिस्टेंस हो जाता है प्रोजेक्शन ऑफ एसी वेक्टर ऑन बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी वेक्टर, तो एसी वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर अपन निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? एसी का डॉट, दोनों का डॉट अपॉन नीचे वाले का मॉड, एक्चुअल में जिस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसका मॉड, तो बी क्रॉस डी का मॉड। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब ये जो एसी वेक्टर है और बी और डी वेक्टर है, इनका एसटीपी लिखा हुआ है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आपको कोई फालतू काम नहीं करना है, सीधे सीधे एसटीपी निकाल डालो ना यार, और नीचे क्या करो? बी क्रॉस डी का मॉड निकाल लो। थोड़ा मेहनत का तो काम है यार, मेहनत तो लगेगी। तो एसी वेक्टर क्या है वो लिख देता हूँ सबसे पहले। व्हाट इज एसी वेक्टर? एसी वेक्टर इज, देखिए 2 -1 1 1 -1 0, तो 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप और -1 0 -1 के कैप, -1 के कैप। ठीक है, फिर वेक्टर बी, तो वेक्टर बी क्या हो गया? 2 -1 प्लस 2 आई कैप -1 जे कैप प्लस 1 के कैप, और डी वेक्टर क्या हो गया? डी वेक्टर हो गया 3 -5 और प्लस 2, 3 आई कैप -5 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये हो गया डी वेक्टर। इनका एसटीपी निकाल लेते हैं। इनका एसटीपी कैसे निकलता है? इनका जो एसटीपी हो जाएगा दैट विल बी एसी बी और डी, इनका एसटीपी निकालना मतलब डिटरमिनेंट, तो आप डिटरमिनेंट से निकाल लो। ठीक है, आदित्य आपका आंसर जो आया है वो सही लग रहा है मुझे, 10/√59 इज करेक्ट, यस। तो एसी वेक्टर क्या हो जाएगा? 1 0 -1 2 -1 1 और 3 -5 और 2। ठीक है, दैट्स इट। जैसे ही आप एसटीपी निकालोगे तीनों का तो ये 10 आएगा। ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे आप, बी क्रॉस डी। ये मेहनत वाला काम है, मैंने पहले ही बोला था। बी क्रॉस डी निकालना है, फिर उसका मॉड भी लेना है। तो बी क्रॉस डी निकालेंगे तो देखो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकाला जाता है, आई जे के 2 -1 1 और 3 -5 और 2। ये हो गया बी क्रॉस डी। दोनों का जब अपन क्रॉस निकालेंगे तो वो आएगा 3 आई कैप -j कैप -7 k कैप। इतना तो खुद से कर लोगे ना। दिस इज बी क्रॉस डी, और इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। 10/√59 इज करेक्ट। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 9 + 1 + 49, तो √59 आ रहा है। बी क्रॉस डी का मॉड इतना आ जाएगा √59।
तो डिस्टेंस विल बी STP अपॉन B क्रॉस D का मॉड। STP कितना था 10 और B क्रॉस D का मॉड कितना 59। अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। मैंने जितनी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स दी अपार्ट फ्रॉम JEE, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, स्टेट PET CET, या फिर वो कोई भी प्राइवेट कॉलेज का एग्जाम हो, उसमें मैंने हर बार ये क्वेश्चन फेस करा है। 2 स्क्यू लाइन दे देगा, डिस्टेंस निकालने को पूछ लेगा, ठीक है, और वो 1 लाइनर्स होते हैं, आप फटाफट उनको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ऊपर। बहुत आसान आसान से देखो, मुश्किल पार्ट जा चुका है, अब फिर से आसान पार्ट वापस आ गए। देखो एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स इतने आसान है ना कि अगर मैं आपको ना भी पढ़ाऊं तो भी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करना। बताइए 2 प्लेन के बीच का एंगल कितना अजीब लग रहा है सुन के। 2 प्लेन के बीच का एंगल क्या होता होगा? 2 प्लेन के बीच का एंगल क्या होता है? दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल। खत्म। नहीं सुना आपने? फिर से सुनो। 2 प्लेन के बीच का एंगल मतलब होता है दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो अगर मेरे पास ऐसे है 2 प्लेन्स, तो इसका नॉर्मल, इसका ये वाला जो है इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल, दोनों के बीच का जो भी एंगल होगा वो नॉर्मल के बीच का एंगल जो होगा वो एंगल बिटवीन द प्लेन्स कहलाएगा। ठीक है, तो बेसिकली लेट अस से दैट वी हैव दिस प्लेन एंड दिस प्लेन। प्लेन को मैं फ्रंट से देखूंगा तो लाइन दिखेगी ना यार, सामने से तो लाइन ही दिखेगी। देखो अभी ये लाइन दिख रहा है आपको, ये दोनों प्लेन आपको लाइन की तरह दिख रही होगी, ऑलमोस्ट चिड़िया की तरह, है ना? क्यों? क्योंकि फ्रंट व्यू। तो मैंने फ्रंट व्यू बनाया क्योंकि मेरा 3D ड्राइंग इतना अच्छा नहीं, बट फिर भी आप लोग इतना सोच रहे हो तो मैं बनाता हूँ। नॉट बैड। हाँ, ये सेकंड प्लेन मैंने बनाया। ऑलमोस्ट। अब दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल है वो अपन निकालना चाह रहे हैं। तो दोनों प्लेन्स के बीच में अगर अपन जो एंगल निकालना चाह रहे हैं वो एंगल निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा। पहले प्लेन का जो नॉर्मल है और दूसरे प्लेन का जो नॉर्मल है, उन दोनों नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा ना, दैट विल बी द एंगल बिटवीन द प्लेन इटसेल्फ। तो N1 और N2 के बीच में एंगल, बस खत्म। एंगल बिटवीन द 2 प्लेन्स इज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। ठीक है, तो दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल तो आराम से अपन निकाल लेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन mod N1 mod N2। ठीक है, दिस इज द एंगल बिटवीन द 2 प्लेन्स। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन द प्लेन्स टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस 7 इक्वल्स टू 0। हाँ अमर बोलो। हाँ सर, वो अभी प्रैक्टिकली करके देखा, तो फिर वो 2 बुक्स लगाए और उसके बीच में नॉर्मल का एंगल देखा। तो फिर जो बुक्स के बीच में का एंगल है ना वो ऑब्ट्यूस आ रहा है, और जो नॉर्मल के बीच का एंगल है वो एक्यूट आ रहा है। तो फिर 180 माइनस थीटा करना पड़ेगा ना। नहीं, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो आप जो कह रहे हो ठीक है, वैलिड पॉइंट है आपका। एक नॉर्मल हम ऐसे रख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, इसका फ्लैट नहीं है सरफेस, उल्टा रख के देखते हैं। हाँ, और एक नॉर्मल ऐसा हो गया, तो दोनों के बीच का जो एंगल निकालेंगे अपन, दैट इज गोइंग टू बी, देख लेते हैं आपका पॉइंट भी एक बार कंसीडर करके। नहीं, मेरे को नहीं लगता ऐसी दिक्कत आएगी। लाइन और प्लेन के बीच में ऐसी दिक्कत आती है, एक लाइन और एक प्लेन होता है उसके बीच में ऐसी दिक्कत आती है। ये प्लेन है और ये प्लेन है, हालांकि ठीक है, दोनों के बीच में जो एंगल था
वो हम निकालना चाह रहे हैं ना। देखो यार उसमें भी ना डाउट, चलो अच्छी बात है, आपने जो पूछा उसका एक मैं ये बता सकता हूँ आपको कि दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल निकाल रहे हैं वो कौन सा आप कंसिडर कर रहे हो, ये भी तो बताओ मेरे को अद्वैत। जैसे दो प्लेन्स है, दोनों के बीच का एंगल आप ये भी मान सकते हो और ये भी मान सकते हो, सही ना। दोनों के बीच में एक एक्यूट एंगल होगा जिसको हम थीटा एक्यूट बोल देते हैं, थीटा ए, और दोनों के बीच में एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा उसको हम थीटा ओ बोल देते हैं, ऑब्ट्यूज। तो आप कौन सा एंगल कंसिडर कर रहे हो पहले तो प्लेन का, जिसको आप नॉर्मल के एंगल से कंपेयर कर रहे हो, कोई भी हो सकता है ना। तो होगा क्या कि नॉर्मल के बीच में भी दो एंगल आएंगे, एक एक्यूट आएगा एक ऑब्ट्यूज आएगा, सही ना। बस वही आपको देगा एक तरीके से, नॉर्मल के बीच में दो एंगल्स आएंगे अपने पास, एक एक्यूट आएगा एक ऑब्ट्यूज आएगा। तो जो नॉर्मल के बीच में एक्यूट एंगल आ रहा है वही प्लेन्स के बीच में एक्यूट एंगल होगा, जो नॉर्मल के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है वही दोनों प्लेन्स के बीच का ऑब्ट्यूज एंगल होगा, बस। तो नॉर्मल से ही अपन सब कुछ जज कर सकते हैं, नॉर्मल्स के बीच का एक्यूट एंगल निकाल लो, वही प्लेन्स के बीच का एक्यूट एंगल, बस। ऑब्ट्यूज का अपन टेंशन लेंगे, ऑब्ट्यूज नेचुरली वैसे ही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज, सिंपली अपन ऐसे ही सोच सकते हैं। आपको, आप क्या कर रहे होंगे कि ये वाला एंगल देख रहे होंगे और इसी को चाह रहे होंगे कि नॉर्मल भी इसी को अपने को दे दे, वो मुश्किल है, सेम नहीं आएगा, बट एक्यूट ऑब्ट्यूज आपको सेम तरीके से मिल जाएगा। चलिए, तो ये दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल निकालते हैं। आर्या मुझे बताइए, फर्स्ट प्लेन जो है, इस फर्स्ट प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे n1, और सेकंड प्लेन का भी बताइए दो। 2 1 and -1 and नेक्स्ट वाले के 1 -1 and 1। ठीक है, 1 -1 एंड +1। तो यार ये एक्चुअल में क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर तो इनफाइनाइट वेक्टर हो सकते हैं। वन ऑफ द वेक्टर्स इज n1, वन ऑफ द वेक्टर्स इज n2। ऑफ कोर्स आप n1 का डबल कर दोगे तो आपको एक और वेक्टर मिल जाएगा जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, दैट इज n1 का डबल मतलब इसी की डबल लेंथ वाला। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, cos थीटा निकालूंगा n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 मॉड n2। तो ये तो आप खुद से कर लेना। n1 n2 का मॉड जो है वो कितना हो जाएगा, 2 4 4 + 1 5 5 + 1 6, और n2 का मॉड कितना हो जाएगा, 1 1 1 √3 हो जाएगा, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 2 - 1। ओ माय गॉड, ठीक है, आंसर तो 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, cos थीटा 0 हो गया। cos थीटा 0 हो गया मतलब दोनों के बीच का जो एंगल रहा होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो आज अपन एक बहुत शानदार चीज सीखी, दो प्लेन्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, ये भी अपने को अगर आइडेंटिफाई करना जस्ट बाय ऑब्जर्विंग। जैसे लाइंस में अपने को कितना आसान होता था ऑब्जर्व करना 2D में, लास्ट ईयर दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती थी तो उनका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता था, -1 का। इट वाज वेरी इजी, क्वाइट इजी वे टू आइडेंटिफाई की लाइंस परपेंडिकुलर है। लेकिन प्लेन्स परपेंडिकुलर है या नहीं है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आप दोनों के नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खटाखट मन में कर सकते हो। देखो कितना आसान है डॉट प्रोडक्ट करना, 2 - 1 - 0, बस प्लेन परपेंडिकुलर है। तो आज के बाद मैंने आपसे कभी पूछा कि बताओ ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो आप तुरंत उनका नॉर्मल जो है खटाखट मन में निकाल सकते हो, डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो, और आप बोलोगे कि 0 है तो परपेंडिकुलर है, नहीं तो नहीं। ठीक है, व्हिच इंप्लाइज दैट प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। अब इसमें परपेंडिकुलर है तो क्या ही एक्यूट क्या ही ऑब्ट्यूज। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ा जाए। तो एंगल बिटवीन द, अब जो आपका डाउट आया था अमर एंड अद्वैत, वही डाउट अब आपका आएगा इस वाले में। तो इसमें वो वैलिड है, पिछले वाले में वो इतना मायने नहीं रखता था। ठीक है, तो एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन अपन लिखते हैं, एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। ठीक है, मैं आपको समय दूंगा 60 सेकंड्स का कि आप ये चीज खुद से सोच पाए कि एक प्लेन और एक लाइन है तो उनके बीच में एंगल क्या होगा। ठीक है, सो आई विल गिव यू एन इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की इक्वेशन दे दी मैंने आपको, ax + by + cz + d। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, सर बता रहा हूँ, कुछ भी सबसे मुश्किल पार्ट जो था वो मैंने खत्म कर दिया, स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें 3D इमेजिनेशन नहीं होता है, आपने थोड़ा सा भी इमेजिन कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या, बस उसके अलावा सारे पार्ट जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये प्लेन हो गया, और एक लाइन की इक्वेशन मैं आपको दे देता हूँ। लाइन की इक्वेशन है a + λb।
ऐसे प्लेन की इक्वेशन मैंने कार्टेशियन में लिखी है, तो लाइन की इक्वेशन भी कार्टेशियन में लिखनी चाहिए थी। आप चाहो तो मैं लिख भी सकता हूँ, बट मेरा बिल्कुल भी कोई मोटिव नहीं है कि मैं आपको इक्वेशन में कंफ्यूज करूँ। लाइन और प्लेन के बीच का जो एंगल होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये एक प्लेन है और इस प्लेन का जो भी परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल वेक्टर, वो नॉर्मल वेक्टर मैंने निकाल दिया ऐसे, दिस इज द नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, फ्री आता है नॉर्मल वेक्टर, तो प्लेन के साथ फ्री आता है। लाइन का देखो, प्लेन और लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होगी ऐसे, दिस इज द लाइन, है ना। अब लाइन को मैं ब्लू से बना देता हूं। ठीक है, अब प्लेन और लाइन के बीच में जो एंगल है वो क्या है, वो अपने को निकालना है। लाइन का जो जीपीएस है वो अपने को पता है, दैट इज बी वेक्टर। तो लाइन की दिशा अपने को पता चल जा रही है कि बी वेक्टर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है। तो लाइन और प्लेन के बीच में, ये ब्लू वाली लाइन और ब्लैक वाला प्लेन, इनके बीच में एंगल जो निकल रहा होगा वो ये आ रहा होगा, दिस इज द एंगल थीटा बिटवीन देम। ठीक है, दिस इज द एंगल थीटा बिटवीन देम। कैसे निकालेंगे, कोई मुझे बताना चाहेगा? एन एंड बी का एंगल, हाँ बिल्कुल, एन और बी के बीच में जो एंगल आएगा, लेकिन ना एन और बी के बीच में जो एंगल आएगा वो क्या होगा वो देखते हैं अपन। तो ये वाला एंगल जो होगा दैट विल बी व्हाट, 90 माइनस थीटा। ये तो 90 माइनस थीटा हुआ। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन। थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल ये हो गया। अब लाइन और प्लेन के बीच का एंगल ये हो गया। अब जो हमको नॉर्मल और बी वेक्टर जो है ना, उनके बीच का एंगल अगर निकालना, तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। कॉस 90 माइनस थीटा, क्यों? क्योंकि नॉर्मल और ये जो बी वेक्टर है इनके बीच में जो एंगल आ रहा है दैट इज 90 माइनस थीटा, इसलिए मैंने कॉस 90 माइनस थीटा लिया। कॉस ऑफ एंगल, इस पूरे एंगल को फाई बोल दो, तो कॉस ऑफ फाई कितना हो जाएगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों का मॉड, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों का मॉड, बस दिस इज इट। अब आपको मिल जाएगा एंगल बिटवीन द प्लेन। अब cos 90 माइनस थीटा ऑफ कोर्स sin थीटा होता है, लेकिन मेरे को वो सब लफड़ों में नहीं पड़ना। हाँ, इतना आप लिख लो, दैट इज इनफ। ऑफ कोर्स अपन एक क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, प्लेन क्या है? प्लेन है 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 11 इज इक्वल टू 0 एंड x एक्सिस। ठीक है, लाइन जो है वो खुद x एक्सिस है, तो x एक्सिस लाइन का डायरेक्शन रेशियो या x एक्सिस लाइन का आपको जीपीएस वेक्टर पता करना है, तो आप आराम से पता कर सकते हो। पता क्या होता है अपने को पता ही है, करो खुद से ट्राई। तो आपको ये याद रखना है कि ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ थीटा ऑफ साइन। साइन मतलब जो एंगल उनके बीच में उसका साइन वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन जो है वो अपन निकाल सकते हैं। प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा? अच्छा, मैंने स्मॉल एन बोल दिया, कोई बात नहीं। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। और लाइन का जो जीपीएस वेक्टर हो जाएगा, जिसको अपन बी वेक्टर बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा? एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस का जीपीएस वेक्टर क्या होता है? सिंपली आई कैप, 1i कैप, 0j कैप, 0k कैप। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू, याद रखना है साइन थीटा होता है, बस इतना याद रख लो, अच्छी बात है, एन डॉट बी अपॉन मॉड एन मॉड बी। तो दोनों का डॉट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और दोनों का मॉडुलस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा?
अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 36, तो 4 प्लस 9 प्लस 36, और ये b का मॉडुलस तो 1 हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 1, ठीक है। तो दिस विल गिव अस 2 बाय, क्या मैंने कुछ गलती करी? मेरे ख्याल से नहीं, 749, 7, ठीक है, 2/7 आ जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ 2/7 विल बी द एंगल बिटवीन साइन इनवर्स ऑफ 2/7। आप गलती से भी इसको cos इनवर्स मत लिख देना। सबसे पहला ऑप्शन जो आपको मिलेगा ना, दैट विल बी cos इनवर्स 2/7, सबसे पहला ऑप्शन। क्योंकि जो गरीब बच्चा होता है वो क्या करते हैं, यहाँ पे cos थीटा लिख देता है कि डॉट प्रोडक्ट में तो cos थीटा ही आता है, बट ये cos थीटा नहीं होता है, ये cos ऑफ 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो आप इतना याद रखें कि लाइन और प्लेन के बीच में जो एंगल होता है वो थीटा होता है, और एक्चुअल में जो जीपीएस और नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल होता है वो 90 माइनस थीटा होता है। तो बस ये 90 माइनस थीटा जो है उसका कॉस वैल्यू लिखा है अपन, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू प्लेन। थोड़ा सा तो एक्सटेंड करूंगा क्योंकि क्लास बहुत लेट से ज्वाइन किया था आप लोगों ने भी, और कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपन पढ़ भी लेंगे एक टॉपिक, तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू प्लेन। अच्छा, ऊपर वाले पॉइंट तक आपका एनसीईआरटी का सिलेबस खत्म हो चुका है। एचएससी के सिलेबस में कुछ कुछ और चीजें भी है, तो वो भी अपन देखेंगे, और जेई के सिलेबस में भी है ये सब, तो ऑफ कोर्स ये सब अपने को करना ही है। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू प्लेन, दो प्लेन का एंगल बाइसेक्टर। तो लाइन का एंगल बाइसेक्टर याद है आपको क्या हुआ करता था? ये एक लाइन थी, ये एक लाइन थी, दोनों लाइंस की इक्वेशन क्या हुआ करती थी? दोनों लाइंस की इक्वेशन होती थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0, मतलब a1 b1 c1, और सेकंड लाइन की इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। याद आ रहा है सबको? दोनों लाइंस की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन ये हुआ करती थी। अभी प्लेन्स, अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आप सबको याद होनी चाहिए, क्या होती थी? a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ओवर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, sorry b1 square, this is equal to plus minus of same thing over here, same thing exactly a2 b2 और c2 upon under root of a2 square plus b2 square। यार एक बात बताओ मेरे को कि ये तो हो गए लाइंस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन, लाइंस की, प्लेन की नहीं बेटा, लाइन की, ठीक है। एक प्लस एक माइनस। आपको याद है कौन ऑप्टिव्स देता था, कौन एक्यूट? कोई भी मुझे अगर बोलकर बता दे कैसे पता करते थे सर ऑप्टिव्स, मेरे को बड़ी खुशी होगी, देखते आपको याद है कि यस, a1 a2 प्लस b1 b2। पहले तो क्या करते थे अपन, कोएफिशिएंट ऑफ ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट का वैल्यू पॉजिटिव कर देते थे, तो लाइंस की नई इक्वेशन आती थी, ठीक है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 जो है वही ऑप्टिव्स, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऑप्टिव्स, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑप्टिव्स, है ना, जैसा कि आर्या ने टाइप किया। पहले आपको कोएफिशिएंट ऑफ सॉरी कांस्टेंट का जो वैल्यू वो पॉजिटिव बनाना होता था, ये लाइंस में करते थे। प्लेन्स में भी काफी हद तक सब कुछ सेम होता है, पता है। प्लेन्स में भी दो प्लेन्स का जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सेम होता है। मान लीजिए प्लेन नंबर 1 है, ये प्लेन नंबर 2 है, फ्रंट व्यू है प्लेन का। प्लेन को अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको दो लाइंस दिखेगी, ठीक है। तो मैं आपका व्यू बिगाड़ना नहीं चाह रहा हूं इस बार 3D में बनाकर। तो दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल बाइसेक्टर आएगा वो ये रहेगा, बाइसेक्टर नंबर 1 और बाइसेक्टर नंबर 2। ये लाइन से ज्यादा आसान है, आप टेंशन मत लो, बहुत आसान है, ट्रस्ट में। b1 b2, ठीक है। तो दोनों प्लेन्स का जो एंगल बाइसेक्टर आ रहा है दैट इज b1 b2। अब बाइसेक्टर 1 ये प्लेन है, ये लाइन नहीं है, ये सबके सब प्लेन है, ठीक है। प्लेन 1 की इक्वेशन अगर मैं आपके सामने पाई 1 लिख देता हूँ, प्लेन को अपन पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और पाई 2 की इक्वेशन जो है दैट इज प्लेन 2 की इक्वेशन, दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2z plus d2 is equal to 0. Is that okay? These are the equations of planes. अब आपको बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी, एकदम स्ट्रेट लाइन जैसा फंडा होता है, सब कुछ वही, आपको मतलब आश्चर्य भी नहीं होगा कि कुछ भी नहीं बदलने वाला, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। a1x b1y c1z प्लस d1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस
a2x plus b2y plus c2z plus d2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। एकदम सेम। अगर आपको पता करना है कि इक्वेशन कहां से आई है तो बी माय गेस्ट। देखो मैं बताता हूं क्या होता है कि बाइसेक्टर नंबर 1 पर कोई ना कोई एक पॉइंट होगा p h k जिसका डिस्टेंस प्लेन नंबर 1 और प्लेन नंबर 2 से सेम होगा। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट का लोकस अपने को निकालना। यही तो होता था यहाँ पर भी, एक पॉइंट होता था जिसका डिस्टेंस दोनों लाइन से सेम आए। ठीक है, तो वही निकालना होता था हमें। बस आप क्या करो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन 1 फ्रॉम प्लेन 2, तो डिस्टेंस निकालते आता ही है, पॉइंट को आप प्लेन पे रख दो अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। इससे आसान चैप्टर आपको मिल ही नहीं सकता। सब कुछ वही है जो अपन ने पढ़ा है, बस कुछ चीजें अलग अलग थी, वो भी बहुत आसान है। ठीक है, सो दिस इज इट। ऑफ कोर्स मैं इसमें आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये तो पहली बात रफ वर्क है, इस रफ वर्क को मैं इरेज नहीं करने वाला बिकॉज इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, है ना। अच्छा, अब कैसे पता करें कि ये वाला बाइसेक्टर जो है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है? क्योंकि यार दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल होगा ना वो ये होगा। अब ये वाला एंगल एक्यूट है, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज है, तो हमको कैसे पता कि अपने को प्लस साइन से एक्यूट मिल रहा है या माइनस साइन से ऑब्ट्यूज मिल रहा है या जो भी है ना। तो आप क्या करो, आप पहले इतना लिख लो। चलो, टू check if bisector is acute or obtuse. I am very confident आपको ये सब चीजें बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। आई एम इक्वली सर्टेन दैट आपको जेई में भी एंगल बाइसेक्टर्स के क्वेश्चंस जो है बहुत कम आए हैं पास्ट में। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन एक्यूट ऑब्ट्यूज आइडेंटिफाई करना ये अपने आप में इतना मुश्किल नहीं है। पहली बात तो लाइन के जितना तो आ सकता है। ठीक है, एक्यूट और ऑब्ट्यूज पता करना है तो देखो क्या करो, पहले या तो फाइंड द बाइसेक्टर्स, फाइंड बोथ द बाइसेक्टर्स, फाइंड बोथ द बाइसेक्टर प्लेन्स, दोनों बाइसेक्टर प्लेन को आप फाइंड कर लीजिए। दूसरा, दोनों बाइसेक्टर प्लेन दैट इज b1 और b2 को आप फाइंड कर लो, b1 और b2 को फाइंड कर लो। अच्छा, ठीक है, फिर उसके बाद कोई एक पकड़ लो उनमें से, b1 या b2। ठीक है, और फाइंड एंगल बिटवीन वन ऑफ देम। पहले लिख लो आराम से, वन ऑफ b1 एंड b2। b1 और b2 में से किसी एक को पकड़ लो विथ p1 विथ पाई1। पाई1 क्या है, प्लेन 1। तो मान लीजिए हमने b1 या b2 में से कोई एक बाइसेक्टर लिया और उसका प्लेन नंबर 1 के साथ एंगल निकाला, और वो एंगल जो है, वो जो एंगल है वो 45 डिग्री से छोटा आ जाता है। ठीक है, तो आप एक चीज को समझो, अगर ये एंगल एक्यूट है, पूरा ये पूरा एंगल एक्यूट है, बहुत आसानी से समझना है ना, ये लाइन स्ट्रेट लाइन से ज्यादा आसान है, ये स्ट्रेट लाइन से ज्यादा आसान है। अगर ये एक्यूट एंगल है तो ये 90 से कम है ऑफ कोर्स। अगर ये पूरा 90 से कम है तो ये जो आधा होगा इसका हाफ, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है तो इक्वल होंगे, तो ये हाफ जो होगा वो 45 से कम होगा अगर ये पूरा एक्यूट एंगल है तो आप क्या करो कि ये जो लाल वाला बाइसेक्टर प्लेन है और जो ओरिजिनल प्लेन था हमारे पास, इन दोनों के बीच में एंगल निकालो। डॉट प्रोडक्ट से तो निकलता है एंगल, 10 सेकंड में एंगल निकल जाता है दो प्लेन के बीच में। नॉर्मल डॉट नॉर्मल अपॉन दोनों का मॉडुलस 10 सेकंड, तो वो थीटा निकल जाएगा। अगर ये थीटा एक्यूट है या ये थीटा 45 से छोटा है तो ये ओवरऑल 90 से छोटा होगा। ठीक है ना, तो आप क्या करो, फाइंड द एंगल बिटवीन वन ऑफ देम दैट इज b1 एंड b2, b1 और b2 विथ पाई1। ठीक है, इफ द एंगल थीटा इज लेस देन 45 डिग्री, एंगल बिटवीन वन ऑफ देम, ऐसा लिखो, ऐसा करो, वन ऑफ देम लिखो और यहाँ पे लिख दो से b1। ठीक है, if theta is less than 45 degree then
B1 is acute angle bisector. Acute angle bisector. ठीक है, बाकी तो आप समझदार हो। If theta is greater than 45 डिग्री तो आपको पता है कि क्या करना है, फिर ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई प्रणव, कहाँ हो, चले गए, प्रेजेंट हो कि नहीं? ठीक है, अच्छा, एंगल बाइसेक्टर के क्वेश्चन काफी फेमस नहीं है जेई में, है ना? तो इसके आगे का हम लोग एक लास्ट, वैसे अपना पूरा सिलेबस खत्म हो गया, बस हमको लाइन और प्लेन के क्वेश्चन करने हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसमें लाइन और प्लेन दोनों एक साथ आता है। तो कल हम लोग 7 क्वेश्चंस करेंगे, 7 वंडर्स वाले, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और आपका चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। तो बस प्रैक्टिस अपना रह गया, थ्योरेटिकली आई हैव फिनिश्ड एवरीथिंग। तो कल अपन थोड़ा सा लाइन और प्लेन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? एक छोटा सा, ऑफ कोर्स मैं एक टॉपिक छोटा सा भी पढ़ाऊंगा, दैट इज फैमिली ऑफ प्लेन्स, क्योंकि वो फैमिली ऑफ लाइन की जैसा है, कुछ पढ़ाने का है नहीं। फैमिली ऑफ लाइन्स क्या होती थी? L1 प्लस लैम्डा L2, याद है ना सबको? L1 प्लस लैम्डा L2। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या हो जाएगा? P1 प्लस लैम्डा P2। फैमिली ऑफ प्लेन्स विल बी P1 प्लस लैम्डा P2। अब फैमिली आपको समझ में आना चाहिए, मतलब लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में एक पॉइंट आता था, उस पॉइंट से पास करने वाले कितने लाइन हो सकते हैं? बहुत सारी लाइन्स हो सकती है। उन सारी लाइन्स की कंबाइंड एक साथ इक्वेशन कैसे लिखते थे? L1 प्लस लैम्डा L2, क्योंकि ये जो पॉइंट होता था वो L1 को भी 0 बना देगा, L2 को भी 0 बना देगा, इसलिए वो L1 प्लस लैम्डा L2 को भी 0 बना देगा। तो अपने आप में ये तो एक लाइन है ही, और वो भी इस पॉइंट को सेटिस्फाई करती थी। तो सेम लॉजिक वी आर गोइंग टू यूज फॉर प्लेन, P1 प्लस लैम्डा P2, ठीक है? तो एक इसका छोटा सा स्टेटमेंट अपन लिख लेते हैं। Then the equation of family of plane, equation of family of planes passing through line of intersection। दो प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है। passing through line of intersection of P1 and P2 is given by P1 plus lambda P2, ठीक है? कोई रॉकेट साइंस नहीं, सब वैसे ही है, कुछ भी ऐसा मैंने नया आज पढ़ा ही नहीं। बस दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो है ना, वो बार बार थोड़ा सोचते रहना, हो जाएगा अपने से, ठीक है? सो सॉल्व दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, find the equation of plane passing through line of intersection of planes x minus y plus 2z plus 1 equals 0 and 2x minus y minus 2z plus 3 equals 0 and passing through zero zero one। तो एक ऐसा प्लेन है जो इन दोनों प्लेन्स के पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है, और वो 001 से भी पास करता है, ठीक है? तो P1 प्लस लैम्डा P2 से आप आराम से लिख दोगे ना, ये प्लेन 1 है प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन 2, इससे आप क्या कर दोगे? अच्छा, ये बोर्ड एग्जाम में है, ये टॉपिक है ना, इसलिए अच्छे से देख भी लो, बहुत इजी भी है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं। ये हो जाएगा इस प्लेन और इस प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा उससे पास करने वाला कोई भी प्लेन फॉर एनी लैम्डा। लेकिन आपको वो खूबसूरत प्लेन निकालना है जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास तो कर रहा है लेकिन 001 से भी पास कर रहा हो। तो इसमें आप 001 पुट कर दो, पुट 001 टू गेट लैम्डा। तो एक्स वाई की जगह 0 0 डाल दो और z की जगह 1 डाल दो। तो यहाँ पे 2z की जगह 2 × 1 1,
2 + 1 3 आएगा, प्लस लैम्डा टाइम्स ये 0 और z की जगह क्या आ जाएगा बेटा, z की जगह आ जाएगा 1, तो -2, 3 + 3 - 2 +1 आ जाएगा, +1, तो 3 + लैम्डा × 1 दैट इज 3 + लैम्डा = 0, तो लैम्डा का वैल्यू -3। इससे मुश्किल क्वेश्चन आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन यहाँ से बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है। बट हम लोग आगे के क्वेश्चंस कल देखेंगे। कल मैं आपको स्पेशल थोड़े से केसेस और लाइन ऑफ प्लेन के क्वेश्चन कराऊंगा, हार्डली 2-3 पेज और, ठीक है। और फिर कल हम लोग डिस्कशन भी कल ही कर लेंगे। तो आज आपका जो होमवर्क रहेगा दैट विल बी फ्रॉम वेक्टर अलजेब्रा। सॉरी नॉट वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री से रहेगा होमवर्क। आपको क्या करना है, 3D ज्योमेट्री में सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 30 तक, 50 तक दिया था मैंने आपको, तो 51 से स्टार्ट करेंगे। तो फिर से मैं आपसे एकदम विनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वाला होमवर्क आज ही कर लेना 51 to 60, क्योंकि इसमें सारे डिस्टेंस वाले फॉर्मूले, सारे ऑल द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला 51 से 60। कुछ कुछ क्वेश्चंस जैसे स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, ऐसा है, ठीक है। और उसके बाद आप कीजिए 61 से लेकर 81 तक। ये तो 9-10 क्वेश्चन है बस, और इनमें से कल अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए थे, ठीक है। अच्छा एक काम करो, एक्चुअल में इतने आसान क्वेश्चन है ना कि आप सही में बहुत जल्दी जल्दी कर लो, कुछ भी नहीं, फॉर्मूला आंसर, फॉर्मूला और आंसर, फॉर्मूला और आंसर, ये चैप्टर ही इतना आसान है ना, इसमें अपन ब्लेम नहीं कर सकते। 98 तक कर डालो पूरा, फिर लाइन एंड प्लेन अपना रह जाएगा। ये मैं कल 100% डिस्कस कर दूंगा अगर कल अपना सिलेबस, अच्छा कल मैं क्लास एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा बट ठीक है, मैं आपके डाउट्स इसमें ले लूंगा कल। तो 51 to 60 आप कर लो और 61 to 98 कर लो। तो पहले ये एक सिटिंग में कर लेना हाफ एन आवर, और फिर इसमें आपको 1 घंटा लगेगा, ठीक है। ऑल आर वेरी इजी क्वेश्चंस, ठीक है। कर लो, बहुत अच्छा मॉड्यूल है, पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, एंड तक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, दोनों वीडियोस आज मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आज का डेट पैलिंड्रोम है, ओ माय गॉड, दिस इज वेरी गुड, नाइस ऑब्जर्वेशन। 22 2 और 2 ऐसा लिखना पड़ेगा नहीं, लास्ट ईयर 12 फेब को था, देखते हैं कैसे लिखे इसको अपन, 22/02/2022 ऐसे लिखे क्या, हाँ दिस इज बेटर, ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज बताई आ रहे हैं, पैलिंड्रोम है ना, ठीक है भाई। इसी बात पे वीडियो लाइक कर दो अगर आप देख रहे हो रिकॉर्डिंग तो ठीक है, चलिए बाय एवरीवन, थैंक यू। सर ये 2 भेज कर ना, नहीं समझ में आया मेरे को, 2 भेज कर, चलिए रिकॉर्डिंग में कम से कम रोक देता हूँ।